नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर ऑफ मास के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिजन। तो समझते हैं कोलिजन क्या होता है। तो कोलिजन एक इवेंट होता है। ये आपके सामने डेफिनेशन है, इसको थोड़ा देर से पढ़ना। पहले जो मैं समझा रहा हूँ पहले हम वो समझ लेते हैं। तो कोलिजन एक इवेंट होता है और उस इवेंट के अंदर क्या होता है कि एक इम्पल्सिव फोर्स आता है। वो इम्पल्सिव फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। कौन से दो ऑब्जेक्ट्स जिनका कोलिजन होने वाला है। ठीक है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी से कोलाइड करने वाला है। तो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के बीच में एक इम्पल्सिव फोर्स आएगा और ये जो इम्पल्सिव फोर्स होता है सिस्टम के मोमेंटम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब जो भी हमने कहा उसको जरा हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज है। मान लो ये था ब्लॉक ए, मान लेते हैं ये था ब्लॉक बी। अब आप सिंपली सोचिए कि अगर ये ब्लॉक जा करके उस ब्लॉक को टक्कर मारेगा, मान लो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, तो थोड़ी देर बाद ए जो है ब्लॉक बी को जाकर के टक्कर मारेगा, कोलाइड करेगा उससे जा करके। तो जब ये जूम हो गया गलती से, एक मिनट। तो जब ए बी को जाकर के टक्कर मारेगा, कोलाइड करेगा, तो ए बी पर ऐसा नॉर्मल लगाएगा। और अगर ए ने बी पर ऐसा नॉर्मल लगाया है तो बी ने भी ए पर ऐसा एक नॉर्मल लगा दिया होगा। इक्वल एंड ऑपोजिट, सिंपल है। क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं? कोलिजन को हम यहां पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे उसकी जरूरत तो है नहीं, फिर भी हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कोलिजन का बड़ा ही सिंपल सा मतलब होता है टक्कर। अब हम उसको एक डेफिनेशन देना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। तो उसी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ब्लॉक ए जब ब्लॉक बी को आकर के टक्कर मारेगा तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा एंड इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक ए पर भी लगेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। दूसरी बात, जब ए और बी का कोलिजन हुआ होगा तो ए और बी के बीच में जो कांटेक्ट हुआ होगा वो बहुत ही कम टाइम के लिए हुआ होगा। जब ए और बी का कोलिजन होगा तो ए और बी के बीच में जो कांटेक्ट है वो बहुत ही कम टाइम के लिए हुआ होगा, बहुत कम टाइम के लिए। और जब भी बहुत कम टाइम की बात की जाती है तो हम किसकी बात करते हैं? हम फिर इंपल्स की बात करते हैं, है ना। इंपल्स हमने टॉपिक ही इस वजह से पढ़ा है कि फिजिक्स में कई सिचुएशन ऐसी पाई जाती हैं जिसमें टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत ही कम होता है, तो उसमें हम इंपल्स की बात करते हैं। तो यहां पर ए और बी का जो कांटेक्ट हुआ होगा वो बहुत कम टाइम के लिए हुआ होगा। तो ये जो नॉर्मल आया होगा ये भी बहुत कम टाइम के लिए आया होगा। तो हमको यहां पर नॉर्मल के इंपल्स से मतलब होगा। सीधी सी बात है, हम यहां पर नॉर्मल तो कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमको टाइम ही नहीं पता, है ना। प्रीवियस लेक्चर को रिलेट करना है दिमाग में, तब आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब इनकी टक्कर होगी तो जो इनका कांटेक्ट होगा वो बहुत कम टाइम के लिए होगा। तो ये तो हमको पता ही नहीं होगा ना, ये टाइम। जब टाइम ही हमको नहीं पता तो नॉर्मल हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हमको यहां पर किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? इंपल्स की। हमको यहां पर किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? इंपल्स की। तो यहां पर नॉर्मल का क्या आता होगा? इंपल्स आता होगा। इस पर भी नॉर्मल का क्या आता होगा? इंपल्स आता होगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, फाइनली अब मैं फिर से डेफिनेशन पे आ रहा हूं। हम ये बोल सकते हैं कि जब ए बी को टक्कर मारेगा, तो इस घटना में, इस इवेंट में एक नॉर्मल आएगा जिसके हमको इंपल्स से मतलब होगा। सिर्फ और सिर्फ हमको इंपल्स से मतलब होगा। तो कोलिजन एक इवेंट होता है जिसमें एक फोर्स आता है और उस फोर्स के सिर्फ और सिर्फ इंपल्स से मुझे मतलब होता है। और ये फोर्स क्या करेगा? ये फोर्स इसका भी मोमेंटम बदलेगा, उसका भी मोमेंटम बदलेगा। तो फाइनली हो सकता है ये टक्कर के पहले का डायग्राम है, टक्कर के बाद हो सकता है ये 2 मीटर पर सेकेंड से चलने लगे और ये 8 मीटर पर सेकेंड से चलने लगे। मान लो ये भी 1 किलो का था और ये भी 1 किलो का था। तो देख सकते हो इनिशियल मोमेंटम कितना था? 10 मास इंटू वेलोसिटी।
फाइनल मोमेंटम भी देखो कितना है, 10 है, इसका 2 और इसका 8। तो इतनी मेहनत के बाद हम कोलिजन की एक डेफिनेशन बना सकते हैं। तो द डेफिनेशन इज, समझिएगा कि कोलिजन एक घटना होती है, कोलिजन एक इवेंट होता है जिसके अंदर एक इंपल्सिव फोर्स आता है, और इस इंपल्सिव फोर्स की वजह से जो सिस्टम का मोमेंटम होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर। देख सकते हो इसका कुछ हिस्सा इस पे आ गया और कुछ हिस्सा इस पे चला गया। तो यही हमने यहां पर लिखा है। तो मान के चलते हैं कि कोलिजन की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। A collision is an event in which an impulsive force is applied, resulting in redistribution of linear momentum। तो वीडियो पॉज करें, इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि कोलिजन जो है दो टाइप के होते हैं। कोलिजन दो टाइप के होते हैं, एक हेड ऑन कोलिजन होता है और एक ऑब्लिक कोलिजन होता है। तो पहले अभी हम बात करने जा रहे हैं हेड ऑन कोलिजन की। तो जरा हेड ऑन कोलिजन को भी पहले डिफाइन कर लें। हेड ऑन कोलिजन को भी डिफाइन कर लिया जाए। तो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, पहले जरा इसका डायग्राम देख लें क्या बोला जा रहा है। तो देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट था ऐसा और एक और ऑब्जेक्ट था ऐसा, ये आ रहा था ऐसा 10 मीटर पर सेकेंड से, और मान लेते हैं ये जा रहा था ऐसा 2 मीटर पर सेकेंड से। ये इसको टक्कर मारने वाला था, ठीक है। अब जब इन दोनों का कोलिजन हो जाएगा, जस्ट इमेजिन इन दोनों का कोलिजन हो चुका है। जब कोलिजन हुआ होगा तो इन दोनों का कांटेक्ट बन गया होगा। तो कांटेक्ट में है, मैंने जानबूझ के थोड़ा दूर बनाया है ताकि डायग्राम में खिचड़ी ना बने। तो इसने जब इसको टक्कर मारा होगा तो इन दोनों का कांटेक्ट हुआ होगा। इस पर अगेन नॉर्मल की बात करें तो ऐसा लगा होगा, और इस पर नॉर्मल ऐसा लगा होगा, ऐसा कुछ। अब देखो, इस वाले ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स आया वो इस डायरेक्शन में आया। जिस डायरेक्शन में फोर्स आया, इंपैक्ट भी उसी डायरेक्शन में आएगा, सीधी सी बात है। इस ऑब्जेक्ट पर ऐसा फोर्स लगा, आप बोलो कि फोर्स ऐसा लगा या फिर आप बोलो इंपैक्ट ऐसा आया, बात तो एक ही है। तो इस ऑब्जेक्ट पर ऐसा इंपैक्ट आया होगा फोर्स का, और इस वाले ऑब्जेक्ट पर ऐसा इंपैक्ट आया होगा फोर्स का। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, हेड ऑन कोलिजन में जो इसका लाइन ऑफ मोशन है, देखो वो भी यही लाइन है, इसका जो लाइन ऑफ मोशन है वो भी यही लाइन है, और जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है वो भी सेम लाइन है। तो हेड ऑन कोलिजन की ये डेफिनेशन होती है क्या, ये हेड ऑन कोलिजन में लाइन ऑफ मोशन, दोनों पार्टिकल्स के जो लाइन ऑफ मोशन होते हैं और जो लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो जिस लाइन पर नॉर्मल लग रहा है, जिस लाइन के अलोंग नॉर्मल लग रहा है, इसी लाइन को आप लाइन ऑफ इंपैक्ट भी बोल सकते हो। तो हेड ऑन कोलिजन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट विल बी सेम। तो लिखें इस डेफिनेशन को, उसके बाद ये नोट करेंगे आप। तो डेफिनेशन लिखें, द लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट इज सेम इन हेड ऑन कोलिजन। द लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट इज सेम इन हेड ऑन कोलिजन। उसके बाद ये डायग्राम बना ले, वीडियो पॉज करके। तो मान के चलते हैं आपने बना लिया होगा। अब हेड ऑन कोलिजन के बाद जो कोलिजन का मैकेनिज्म होता है वो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कोलिजन होता कैसे है। तो कोलिजन का जो मैकेनिज्म है हम वो समझते हैं। तो देखिएगा, मान लेते हैं यहां पर एक परफेक्टली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट था m1 और उसके बाजू में एक और परफेक्टली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट m2। ये जा रहा था u1 से और ये जा रहा था u2 से। अब इनका कोलिजन होगा, कोलिजन होगा मतलब ये कांटेक्ट में आएंगे। तो देखिए कांटेक्ट में बना रहा हूं मैं इनको, देखना ध्यान से, थोड़ा सा मैं जानबूझ के अलग डायग्राम बना रहा हूं।
ये देखो क्या हुआ, कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, ये डिफॉर्म हो गए, है ना, कंप्रेस हो गए ये। तो एक्चुअल में ऐसा ही होता है। देखो समझते हैं क्या होता है। M1 था, M2 था, ये जा रहा था U1 से, वो जा रहा था U2 से। ये दोनों जब कोलाइड होंगे तो हाथों को देखना ध्यान से, हाँ क्या हो रहा है। ये दोनों कोलाइड होंगे, हाथों को देखना। पहले दूर दूर थे, फिर जब कोलिजन होगा ना तो ऐसे पास आ जाते हैं बिल्कुल। पहले दूर दूर थे, फिर जब कोलिजन होता है तो एकदम पास आ जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। इस पर भी नॉर्मल आया होगा, इस पर भी नॉर्मल आया होगा, तो इस नॉर्मल रिएक्शन ने दोनों को कंप्रेस कर दिया। तो पहले दूर दूर रहते हैं, फिर कंप्रेशन होना स्टार्ट होता है। कंप्रेशन होते 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 एक कंडीशन आती है जहां पर मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाता है। ये मैक्सिमम कंप्रेशन है। उसके बाद फिर ये दूर होना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली अलग अलग हो जाते हैं। तो कोलिजन में कुछ ऐसा होता है। तो पहले अलग अलग थे, इन दोनों की टक्कर हो गई। जब टक्कर हुई, जब इन दोनों का कांटेक्ट होगा, तो कांटेक्ट की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। नॉर्मल रिएक्शन इसको भी कंप्रेस करेगा, उसको भी कंप्रेस करेगा। तो इस जगह पर मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है। अब आप इसको मैक्सिमम कंप्रेशन बोलो, चाहे आप इसको मैक्सिमम डिफॉर्मेशन बोलो, बात एक ही है। उसके बाद फिर से ये अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद फिर से ये अलग अलग हो जाते हैं। तो ये कुछ मैकेनिज्म होता है कोलिजन का। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है। पहले ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, फिर इनका कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आता है। नॉर्मल रिएक्शन की वजह से दोनों कंप्रेस होते हैं। ये भी कंप्रेस होता है, ये भी कंप्रेस होता है। उसके बाद फिर से ये अलग अलग हो जाते हैं। कुछ ऐसा होता है। यहां से यहां तक डिफॉर्मेशन हुआ था, इसलिए ऐसा लिखा जाएगा। और यहां से यहां तक वापस से रिफॉर्मेशन होता है। देख सकते हो ना, डिफॉर्म हुआ है, देन वापस से देखो रिफॉर्म होके फिर से परफेक्टली स्फेरिकल बन गया। तो ऐसा कुछ होता है। जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है, जब इस पर मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाता है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ध्यान रख लो इस बात को, जब भी कोई चीज कंप्रेस होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जैसे कि स्प्रिंग। तो जब यहां पर इन ऑब्जेक्ट्स का मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ होगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ होगा, तो इस जगह पर इनके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी। और जब इनके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आती है तो दोनों की स्पीड सेम हो जाती है। इन दोनों की स्पीड जो है वो सेम हो जाती है, और वो स्पीड v सेंटर ऑफ मास के इक्वल आती है। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और वो स्पीड किसके इक्वल आती है, v सेंटर ऑफ मास के इक्वल। कैसे आती है v सेंटर ऑफ मास के इक्वल? सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन बिटवीन दिस एंड दिस। बोलो तो करके बता दे, देख लो, कर ही देते हैं। यही प्रूफ करना है ना कि ये वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास होनी चाहिए। तो यहां से यहां तक अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ तो यहां का मोमेंटम क्या लिखोगे, देखो m1 u1 प्लस m2 u2, ये इधर का मोमेंटम हो गया। अब यहां का मोमेंटम क्या लिखोगे, देखो m1v प्लस m2v, यही होगा। इक्वल टू इधर का भी मोमेंटम लिख सकते हो चाहो तो, आपकी मर्जी है ना। अब क्वेश्चन में अगर वहां की बात पूछेगा तो इक्वल टू वो भी लिख सकते हैं, उधर का मोमेंटम, लेकिन लिख नहीं रहे अभी फिलहाल, अभी मुझे यहीं तक मतलब है। तो मैंने लिखा यहां का मोमेंटम इक्वल टू यहां का मोमेंटम। देख सकते हो यहां से v कॉमन हो जाएगा। v कॉमन होगा तो m1 प्लस m2 बनेगा, उसको यहां डिनोमिनेटर में भेज दिया मैंने, तो ये बन गया m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2। देखा देखा लग रहा होगा फॉर्मूला, v सेंटर ऑफ मास ही तो है ना। तो प्रूफ कर दिया ऐसे हमने कि ये जो वेलोसिटी होती होगी ये क्या होती होगी, v सेंटर ऑफ मास होती होगी।
तो ये कुछ मैकेनिज्म होता है कोलिजन का, है ना। इसको थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे कि पहले कांटेक्ट में आए, इन दोनों का मुंह टेढ़ा हो गया, कंप्रेस हो गए, मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ, उसके बाद फिर से दूर दूर हो गए और फिर से पुराने शेप और साइज में वापस आ गए। तो वीडियो ज़रा पॉज करें, यहाँ तक लिखें। उसके बाद इसके टोटल 3 टाइप होते हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, फिर एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन और तीसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। वो हमको समझने हैं। तो वीडियो पॉज करके इतना लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मान के चलते हैं इतना आपने लिख लिया होगा। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं हम। यहाँ पर जो बातें मेरे काम की नहीं है उनको बस मैं मिटा रहा हूँ। तो इतना हमने पढ़ लिया था। अब देखो, इतने हिस्से में डिफॉर्मेशन हुआ है, इस वजह से इतने हिस्से के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं आईडी। आईडी का मतलब होता है यहां पर इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक वैसे ही यहां से यहां तक रिफॉर्मेशन हुआ है, इस वजह से इतने हिस्से में हम कैलकुलेट कर सकते हैं आईआर। आईआर का मतलब है इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो ऐसे आईडी और आईआर हम यहां से पता करना चाहते हैं। यहां से यहां तक हम इंपल्स निकालना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि यहां से यहां तक इंपल्स निकालें तो किस पे निकालें, M1 पे या M2 पे, है ना। यहां से यहां तक इंपल्स निकालना है। इंपल्स का क्या मतलब है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो इंपल्स किस पे निकालूं, M1 पे निकालूं चाहे कि M2 पे निकालूं। तो उसका आंसर यह है कि किसी पर भी हम कैलकुलेट करें आंसर सेम ही आएगा। किसी पर भी हम कैलकुलेट करें हमारा आंसर सेम ही आएगा। उसका रीजन ये है, सिंपल सी बात है, जितना फोर्स M1 ने M2 पर लगाया होगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट M2 ने M1 पे लगाया होगा। तो जब फोर्स सेम है ना, जब फोर्स सेम है तो भाई इंपल्स भी तो सेम आएगा ना। तो M1 पे निकालो, M1 पे निकालो चाहे M2 पे निकालो, इंपल्स क्या आता है, सेम आता है। तो मैं यहां पर जो भी इंपल्स है कैलकुलेट करने जा रहा हूं M2 के लिए, फॉर M2। तो इंपल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसा होता है। अब फाइनल कौन सा होगा, इसको नहीं बोलूंगा फाइनल, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल के लिए दिस माइनस दिस मत कर देना। अगर आप डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हो ना, सिर्फ डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हो ना, तो ये फाइनल होगा और ये इनिशियल होगा। डिफॉर्मेशन की बस बात कर रहा हूं ना मैं, तो ये फाइनल और ये इनिशियल। तो यहां से देखो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, M2 V सेंटर ऑफ मास, दिस इज फाइनल मोमेंटम यहां से, माइनस इनिशियल मोमेंटम यहां का, जो कि होगा M2 U2। V सेंटर ऑफ मास अभी लिखा हुआ था, अभी अभी मैंने मिटाया है, आपकी कॉपी में लिखा होगा। तो वहां से अगर वैल्यू उठा के यहां रख दें, दैट इज M2, V सेंटर ऑफ मास इज M1 U1 प्लस M2 U2 बाय M1 प्लस M2, और क्या है माइनस M2 U2, ऐसा कुछ हो जाएगा। V सेंटर ऑफ मास रख दिया मैंने बस, और कुछ नहीं किया। तो ये जो चीज है सिंप्लीफाई होके इतनी आ जाती है, M2 M1 बाय M2 प्लस M1 टाइम्स U1 माइनस U2। अब इतना सिंप्लीफिकेशन तो आप कर ही सकते हो ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम फेल्सियम लेके सॉल्व हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मिल गया हमको किसका, आईडी का। ये मजाक में नहीं बनाया फॉर्मूला, है ना। इस पे क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, तो फिर ये फॉर्मूला लगाओगे आप। अब जैसे इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट किया, ठीक वैसे ही इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब यहां पर फिर वही सवाल कि अगर रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इतने का ही करूंगा, ये फाइनल होगा और ये इनिशियल होगा। तो करते हैं ये भी कैलकुलेट।
तो लिखा मैंने फिर से फॉर m2 IR इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज m2 v2 माइनस m2 v सेंटर ऑफ मास, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा कुछ है। अब इसमें मैं इतनी सारी मेहनत नहीं कर रहा कि v सेंटर ऑफ मास रखूं फिर इतना सारा कचरा फैलाऊं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहा हूं। अगर आप यहाँ v सेंटर ऑफ मास रख दोगे तो आपका भी आ जाएगा, तो ये आता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स v2 माइनस v1, तो ये IR का फॉर्मूला आ जाता है। याद रखना बड़ा ही आसान है, देखो ये वाला फैक्टर तो सेम है, देखो ये वाला फैक्टर तो सेम है, बस ये आप याद रख सकते हो। इसको याद रखना ही बड़ा आसान है, ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम लिखना है हमेशा, देखो ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम। अब कोई भी बोल सकता है सर आपको कैसे पता ये ज्यादा है, तो उसका आंसर है कॉमन सेंस, है ना, कॉमन सेंस। सीधी सी बात है भाई, U1 अगर ज्यादा होगा तो ही तो इसको टक्कर मार पाएगा ना, है ना, U1 अगर ज्यादा होगा तो ही तो U2 को टक्कर मार पाएगा, तो ज्यादा माइनस कम। वैसे यहां पर भी आप बता सकते हो कि V2 जो है V1 से ज्यादा हो जाता हो, तो ये IR होता है, ये ID होता है। तो फिर से आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा, ये दो नई बातें नोट्स में ऐड करें। तो मान के चलते इतना आपने लिख लिया होगा, लेक्चर को अब हम और आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो IR और ID हमने कैलकुलेट किया, इसकी हेल्प से हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं और उस क्वांटिटी का नाम होता है E, स्मॉल e, जिसका पूरा नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये होता है E का मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है IR अपॉन ID। ये जो दो इंपल्स हमने कैलकुलेट किए हैं, इनका जो रेशो होता है ना, उसी को E बोला जाता है। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करो तो देखो मास वाला फैक्टर तो कट जाएगा, है ना, और ये बन जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2, ऐसा हो जाएगा। V2 माइनस V1, जरा डायग्राम में आए देखें, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया ना। देखो V2 माइनस V1 को क्या बोला जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, एंड U1 माइनस U2 को क्या बोला जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जरा वीडियो पॉज करें, इसको और ऐड करें, फिर जो तीन टाइप के कोलिजन होते हैं इसके वो हम समझते हैं। तो मान के चलते हैं आपने लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे क्या बढ़ रहा हूं, इसी में थोड़ा इसको साफ करूं मैं। काफी कुछ उड़ा, ठीक है, ठीक। तो जो कोलिजन हमने पढ़ा, जो हमने जिसका मैकेनिज्म देखा, इसके टोटल 3 टाइप्स होते हैं। तो उसका जो फर्स्ट टाइप है, दैट फर्स्ट टाइप इज इलास्टिक कोलिजन। तो ये मैंने तो एडिटिंग कर दी, यहां पे आप लोगों को पूरा लिखना है स्टार्टिंग से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग भी वीडियो पॉज करके बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो जो 3 टाइप के कोलिजन होते हैं उसमें सबसे पहला टाइप होता है वो होता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की खास बात ये होती है कि इसमें E इक्वल टू 1 होता है। अब अगर इसमें E इक्वल टू 1 हो गया है, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अगर E इक्वल टू 1 हो चुका है तो हम जानते हैं E का फॉर्मूला IR बाय ID होता है, एंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी होता है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि अगर ये 1 है मतलब IR और ID इक्वल होते होंगे, एंड सेपरेशन एंड अप्रोच भी क्या होते होंगे, इक्वल होते होंगे।
तो एक ऐसे टाइप का कोलिजन जिसमें इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन एंड इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन इक्वल होते हो, IR और ID इक्वल होते हो, सेपरेशन एंड अप्रोच भी इक्वल होते हो, E=1 होता हो, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में और भी बातें होती हैं। देखो और बातें क्या होती हैं। इलास्टिक कोलिजन में ये था परफेक्टली स्फेरिकल, पहले परफेक्टली स्फेरिकल था, उसके बाद डिफॉर्म हो गया और फाइनली फिर से परफेक्टली स्फेरिकल आएगा। इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं। पहले परफेक्टली स्फेरिकल था, फिर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ और फिर वापस से परफेक्टली स्फेरिकल हो गया। मतलब पार्टिकल्स ने अपना शेप और साइज वापस से रीगेन कर लिया, है ना। यहां पर डिफॉर्म हुआ था ना, डिफॉर्मेशन के बाद फिर से परफेक्टली स्फेरिकल हो गया। मतलब पार्टिकल्स ने अपना शेप और साइज सारा का सारा रीगेन कर लिया। यहां जितना डिफॉर्मेशन हुआ था सारा का सारा डिफॉर्मेशन रीगेन कर लिया इन लोगों ने, परफेक्टली स्फेरिकल बन गए। तो इसमें यह भी होता है। इसमें एक और बात होती है, इस टाइप के कोलिजन में एक और बात होती है, वो भी लिखते हैं। इस टाइप के कोलिजन में एक और बात यह होती है कि इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। इस जगह की बात करूं तो देखो पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो यहां की बात करूं मैं तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और अगर लास्ट की बात करूं, आखिरी वाले की, देखो यहां पर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है, परफेक्टली स्फेरिकल है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर यहां पर कोई डिफॉर्मेशन नहीं है मतलब यहां पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होगी। मतलब क्या होता है इसका ये मतलब है कि यहां सिर्फ काइनेटिक थी, फिर क्या हुआ, यहां आते आते उस काइनेटिक का कुछ हिस्सा पोटेंशियल में चला गया था और फिर यहां आते आते सारी की सारी पोटेंशियल वापस मिल गई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक। तो देखो इतना सारा है ना, सारा आपको लिखना है वीडियो पॉज करके, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा लिखना है आपको। तो वीडियो पॉज करें जरा, मैं यहीं पे खड़ा हूं क्योंकि इसमें मुझे 2 पॉइंट और ऐड करवाने हैं, ये वाले परफेक्टली स्फेरिकल और जो अभी मैंने बोला पोटेंशियल वाला वो सब। तो वीडियो पॉज करें, इतना लिखें। तो लिख लिया मान के चलता हूं। तो जो मैंने कहा वो ऐड करना है, तो इसके नीचे 2 पॉइंट और ऐड करो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज objects will regain their shape and size completely. Objects will regain their shape and size completely after collision. Objects will regain their shape and size completely after collision. Next point is, next point क्या है, सारी की सारी पोटेंशियल वापस मिल जाती है, किस फॉर्म में, काइनेटिक के फॉर्म में। तो वही ऐड करना है। ऑल द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी, ऑल द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिकवर्ड in the form of kinetic energy, can be recovered in the form of kinetic energy. तो हमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ लिया, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लो, फिर से कुछ बचा हुआ तो लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जो नेक्स्ट टाइप का कोलिजन होता है वो होता है इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छे से लिख देता हूं नहीं तो पता चले कोई गलत स्पेलिंग लिख ले। तो जो नेक्स्ट टाइप का कोलिजन होता है वो होता है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जो ई होता है वो लेस देन 1 होता है। सारी एडिटिंग कर रहा हूं मैं,
है ना, टाइम दूंगा प्रॉपर लिखने का, समझते जाओ बस। इनइलास्टिक कोलिजन में E लेस देन 1 होता है। E अगर लेस देन 1 होता होगा मतलब यहां कुछ ऐसा बनेगा, E लेस देन 1। अगर E 1 से कम है इसका क्या मतलब होगा, अगर E 1 से कम हो गया, अगर E 1 से कम हो गया मतलब IR लेस देन ID हो जाएगा एंड सेपरेशन लेस देन अप्रोच हो जाएगा। तो इस टाइप के कोलिजन में कुछ ऐसा होता है। इस टाइप के कोलिजन में और भी कुछ होता है ना, वो क्या है यहां समझते हैं। इस टाइप के कोलिजन में फाइनली ये दोनों ऑब्जेक्ट परफेक्टली स्फेरिकल नहीं रह जाते। तो जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें क्या होता है, पहले परफेक्टली स्फेरिकल होता है, फिर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है, उसके बाद कंप्लीट रिफॉर्मेशन नहीं हो पाता, थोड़ा सा इनका मुंह टेढ़ा का टेढ़ा रह जाता है, देख सकते हो डिफॉर्म हो रखे हैं ये, है ना। तो ये पूरा का पूरा ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये अपना शेप और साइज पूरा का पूरा रीगेन नहीं कर पाते हैं, थोड़े से डिफॉर्म रह जाते हैं। तो इस कोलिजन में ऐसा होता है। अब अगर ये थोड़े से डिफॉर्म रह गए हैं मतलब इनके अंदर डिफॉर्मेशन अभी भी प्रेजेंट है, इनके अंदर डिफॉर्मेशन अभी भी प्रेजेंट है, मतलब अभी भी इनके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती होगी, मतलब सारी की सारी पोटेंशियल वापस काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हो पाती, सारी की सारी पोटेंशियल वापस से काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। मतलब क्या होता होगा, इस जगह पर परफेक्टली स्फेरिकल होगा, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक होगी, यहां आते आते मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो चुका है, काइनेटिक भी होगी पोटेंशियल भी होगी, यहां पर पूरा शेप और साइज रीगेन नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन अभी भी है, मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल अभी भी होगी, लेकिन वो पोटेंशियल हमारे कोई काम की नहीं होगी क्योंकि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया है ना। ऐसा सोचो कि पानी का, दो पानी के ग्लास को आपने इतनी जोर से टकराया कि ग्लास परमानेंटली टेढ़ी हो गई। दो पानी के ग्लास थे स्टील वाले जो अपने घरों में यूज होते हैं, इतनी जोर से आपने उनका कोलिजन करवाया कि ग्लास परमानेंटली टेढ़ी हो गई। तो अब वो जो ग्लास परमानेंटली टेढ़ी हो गई है उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो हमारे कोई काम की नहीं है, वापस से उसको थोड़ी रिफॉर्म कर पाएंगे फूंक मार के। ऐसा थोड़ी होगा कि इसमें मैं फूंक मारना स्टार्ट कर दूं और ये वापस से परफेक्टली स्फेरिकल बन जाए, जरूरी थोड़ी ऐसा हो जाए। तो बात कुछ ऐसी है कि यहां पर सिर्फ काइनेटिक होती है, यहां काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होती है, यहां पर भी काइनेटिक और पोटेंशियल होती है, लेकिन ये पोटेंशियल हमारे कोई काम की नहीं होती। रिफॉर्मेशन ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा बहुत रिफॉर्मेशन होता है, यहां से यहां तक थोड़ा बहुत रिफॉर्मेशन होता है, लेकिन कंप्लीटली रिफॉर्म नहीं कर पाता। इस वजह से अब हम यहां पर लिखेंगे पार्शियल रिफॉर्मेशन। पार्शियल रिफॉर्मेशन, थोड़ा बहुत रिफॉर्मेशन हुआ होगा। तो वीडियो पॉज करके ये सब आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्या, पूरा स्टार्टिंग से नया डायग्राम बनाइए, वही ज्यादा अच्छा होगा। तो मान के चलते हैं आपने बना लिया होगा। इसमें भी ठीक वैसे ही दो पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा कि पार्टिकल, देखो शेप और साइज रीगेन नहीं कर पाया तो यही पॉइंट है, पार्टिकल्स विल नॉट रीगेन देयर शेप एंड साइज कंप्लीटली। पार्टिकल्स विल नॉट रीगेन देयर शेप एंड साइज कंप्लीटली। Particles will not regain their shape and size completely. Next point add करें, all the maximum deformation potential energy, all the maximum
deformation potential energy cannot be recovered completely in the form of kinetic energy cannot be recovered completely in the form of kinetic energy। तो फिर से वीडियो पॉज कर लो, कुछ अगर बच गया हो तो लिख लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। फिर जो एकदम लास्ट टाइप का कोलिजन है दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब इसका अलग से डायग्राम बनाते हैं, बहुत हो गया यहाँ पे खिचड़ी। लास्ट होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें E इक्वल टू 0 होता है। अब देखो, अगर E इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब होगा कि IR 0 होगा, और इसका एक और मतलब होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी क्या हो जाएगा, 0। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होने का क्या मतलब हो जाएगा कि दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट नहीं कर रहे होंगे, है ना। अगर हम हेड ऑन कोलिजन की बात करें, है ना, ये पूरा का पूरा हेड ऑन कोलिजन चल रहा है, ध्यान रखना। तो अगर हम हेड ऑन कोलिजन की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे सेपरेट नहीं हो रहे होंगे, मतलब दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी, सेम हो गई होगी। लिखते हैं जरा इसी में, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब v2 माइनस v1 क्या हो गया होगा, 0। मतलब कि v1 इक्वल टू क्या हो गया होगा, v2। मतलब v1 इक्वल टू क्या हो गया होगा, v2। सेपरेशन ही 0 हो गया, कोई सेपरेशन ही नहीं हुआ। जरा डायग्राम देख लेते हैं इसमें कैसा बनेगा, देखो। u1 था, u2 था, पहले ये कैसे थे, परफेक्टली स्फेरिकल। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है, जानते हैं हम अच्छे से, ऐसा कुछ। तो पहले परफेक्टली स्फेरिकल थे, उसके बाद हुआ इनके पास मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। दोनों की वेलोसिटी क्या रही होगी, सेम, v और v कितनी हो गई होगी, v सेंटर ऑफ मास। अब देखो ध्यान से समझना, E इक्वल टू 0 था तो IR 0 था। IR 0 मतलब इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन ही 0 था। IR 0 का मतलब इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन ही 0 था। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि रिफॉर्मेशन ही नहीं होगा। E0 मतलब इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन 0, इसका मतलब रिफॉर्मेशन ही नहीं होगा, ऑब्जेक्ट रिफॉर्म ही नहीं करेंगे। एक मतलब तो ये निकल गया, कोई रिफॉर्मेशन होगा ही नहीं। दूसरी बात, v1 इक्वल टू क्या हो गया, v2। तीसरी बात, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी 0 है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 का क्या मतलब, सेपरेट ही नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट अलग अलग ही नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। तो इसमें कैसा डायग्राम बनेगा, पहले दूर दूर थे, टक्कर हुई, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया, इसके बाद कोई रिफॉर्मेशन ही नहीं है, इसके बाद ये अलग अलग भी नहीं हो रहे, सेपरेशन ही नहीं हो रहा इनका। मतलब इसमें बाद में भी ये, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मतलब बाद में भी ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा डायग्राम बनता है, पहले अलग अलग थे, परफेक्टली स्फेरिकल थे, कोलिजन हुआ, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद कोई रिफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। पहले अलग अलग थे, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ, इसके बाद कुछ नहीं होता, इसके बाद कोई फिनोमिना नहीं होता, फिर ये ऐसे ही चलते रहते हैं, फिर ये ऐसे ही चलते रहते हैं, साथ में चलते रहते हैं सेम वेलोसिटी से। तो ये होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। देख सकते हो ना, फाइनल वेलोसिटी क्या है, सेम, v1 इक्वल टू v2। वही चीज मैंने यहां दिखाया, फाइनल वेलोसिटी क्या है, सेम, v और v, और वो वेलोसिटी कितनी होती होगी, v सेंटर ऑफ मास। तो वीडियो पॉज करें, ये भी नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो मान के चलते हैं आपने लिख लिया होगा, इसमें और छोटी छोटी बातें आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी बस होती होगी, यहाँ पर काइनेटिक भी होती होगी, पोटेंशियल भी होती होगी। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी काइनेटिक भी होती होगी और पोटेंशियल भी होती होगी। यहाँ से यहाँ तक को डिफॉर्मेशन बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक को रिफॉर्मेशन पहले बोला करते थे, अभी हम बोलेंगे नो रिफॉर्मेशन। कोई रिफॉर्मेशन होता ही नहीं है, ये ऐसे होते हैं और फिर ऐसे ही रह जाते हैं। तो मान के चलते हैं ऐड कर लिया होगा, इस पर अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान। एम मास का ऑब्जेक्ट था, जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। ये टकराता है दूसरे एम मास के ऑब्जेक्ट से जो कि जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से। इस ऑब्जेक्ट का नाम ए था, उस ऑब्जेक्ट का नाम बी था। दिस इज इनिशियल डायग्राम। हमसे बोला जाता है इफ कोलिजन इज इलास्टिक देन कैलकुलेट फाइनल स्पीड्स। कहता है कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो फाइनल दोनों ब्लॉक्स की क्या वेलोसिटी होगी बता दो। सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन के नाम पर हम एक फाइनल डायग्राम बनाएंगे। पहले वाले की वेलोसिटी मैंने v1 मान लिया, दूसरे वाले की मैंने v2 मान लिया, ऐसा हुआ। अब एक तो लगाऊंगा मैं मोमेंटम कंजर्वेशन, जो कि होता है p फाइनल इक्वल टू p इनिशियल। ये मैं लगाने जा रहा हूं पूरे के पूरे सिस्टम पे। तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम देखो, फाइनल मोमेंटम लिख रहा हूं मैं। फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv2 प्लस mv1। दिस इज फाइनल मोमेंटम mv2 और mv1, ये हो गया। इनिशियल मोमेंटम यहां से आएगा, यहां से, तो इसका मोमेंटम कितना होगा देखो, m इंटू 10 और दूसरे वाले का m इंटू 2, ये हो गया। तो यहां से आप देख सकते हैं एक इक्वेशन आ गई, v2 प्लस v1 इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ऐसा हुआ। एक और E का फॉर्मूला है आपके पास। E का फॉर्मूला था v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये फॉर्मूला था आपके पास। क्वेश्चन ने कहा है कि कोलिजन इलास्टिक है, मतलब E इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। वैल्यूज रखो, तो आएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। u1 u2 रख दो। u1 u2 मतलब इनिशियल वेलोसिटीज, इसकी 10 है उसकी 2 है, तो रख दिया यहां पर मैंने 10 माइनस 2, जो कि आ गया 8। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने, इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने। अब क्या करना है, आप समझदार हैं आप लोग, इन दोनों को ऐड कर दो। तो 1 प्लस 2 करूंगा, देखो 1 प्लस 2 करूंगा तो v1 कट जाएगा, है ना, और आएगा 2v2 इज इक्वल टू 12 प्लस 8, तो v2 आ गया 10। इस v2 10 आ गया, इसको उठा के कहीं पे भी रख दो, या तो 2 में रख दो या तो 1 में रख दो, तो v1 भी आ जाएगा, जो कि आएगा 2। दोनों की वेलोसिटीज आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो v1 2 आया है, v2 10 आया है, जरा डायग्राम में लिखें। ऐसे ही आया है, v2 10 आया है, v1 2 आया है। जरा इनिशियल डायग्राम को देखो और फाइनल डायग्राम को देखो, देखो क्या हुआ है। इसकी टोपी उसके सर हो गई है, देखो इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई, है ना, और उसकी वेलोसिटी उसको मिल गई। देख सकते हो ना, पहले इसके पास 10 थी, अब क्या हो गई 2। अब पहले इसके पास 2 थी, अब क्या हो गई इसके पास 10। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये कहता है कि अगर कोलिजन इलास्टिक है, अगर कोलिजन हेड ऑन है,
3 रिक्वायरमेंट है टोटल। पहली बात अगर कोलिजन इलास्टिक है, दूसरी बात अगर कोलिजन हेड ऑन है, और तीसरी बात अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है। ठीक है, 3 रिक्वायरमेंट है, इलास्टिक होना चाहिए, हेड ऑन होना चाहिए, और मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर ये 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हैं तो वेलोसिटी जो है एक्सचेंज हो जाती है, इसकी वेलोसिटी इसके पास चली जाती है और इसकी उसके पास चली जाती है। तो ज़रा वीडियो पॉज करें, इस सॉल्यूशन को लिखें, फिर वो बात भी मैं आपको लिखवा देता हूं। ये है सॉल्यूशन। तो मान के चलते हैं आपने लिख लिया होगा, तो इसमें लिखो in a head-on elastic collision, in a head-on elastic collision, containing objects of equal mass, containing two objects of equal mass, in a head-on elastic collision containing two objects of equal mass, velocities will be exchanged after collision. Velocities will be exchanged after collision. Velocities will be exchanged after collision. तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑल द बेस्ट।